हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में। आज इस कोर्स का 11वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान के कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल्स में हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किए गए हैं, और संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में है। इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट्स की स्थापना कब की गई और कहां पर की गई, ये आपको याद रखना है। देखिए, भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। कब? 1862 में। ये आपको याद रखना है। कहां कहां पर की गई है? देखिए, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। तो भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना कहां पर की गई? बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। और इन तीनों में भी सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, ये भूलना नहीं है आपको। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, भारत का जो चौथा हाई कोर्ट है वो कौन सा है? वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसी के साथ में आप यहाँ पर एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि इसके 100 साल बाद 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं। देखिए, एक संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन, जो किया गया 1956 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिनमें से एक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल 231 को अमेंड किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। आर्टिकल 231 कॉमन हाई कोर्ट से संबंधित है। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो उनकी संख्या आपको याद रखनी है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है, और जो 25वां हाई कोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है। और बात करें वर्तमान में भारत में कितने कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत में 6 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। और इस आर्टिकल के बारे में आपको नहीं भूलना है, आर्टिकल 231 संबंधित है कॉमन हाई कोर्ट से। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से वो 6 कॉमन हाई कोर्ट हैं, देखते हैं उनके बारे में। तो ये हैं वो 6 कॉमन हाई कोर्ट्स, इनके बारे में आपको याद रखना है। इनका क्षेत्राधिकार कौन कौन से राज्यों तक फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की। गुवाहाटी हाई कोर्ट है असम में, और नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इन तीनों राज्यों का अपना अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की। ये है तमिलनाडु में। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है मद्रास हाई कोर्ट के। इसका भी कोई अपना अलग से हाई कोर्ट नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। दादर नगर हवेली, गोवा और दमन दीव, ये तीनों भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आ जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसका क्षेत्राधिकार जो है वो अंडमान निकोबार आइसलैंड तक फैला हुआ है। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं केरल हाई कोर्ट की। केरल हाई कोर्ट है केरला में, और जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है वो इसी के अंतर्गत आती है। लक्षद्वीप का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसके क्षेत्राधिकार में शामिल है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो इन 6 हाई कोर्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। कौन से हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन से राज्य तक फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 231, ये भी आपको नहीं भूलना है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति के बारे में, कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है
और किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होती है। तो देखिए, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के राज्यपाल के साथ में सलाह करते हैं। आपको याद रखना है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के राज्यपाल के साथ में सलाह करते हैं। आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो दूसरे जज होते हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति करने के लिए प्रेसिडेंट को उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में भी सलाह करनी पड़ती है। आपको याद रखना है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो इनके साथ में भी सलाह करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में और राज्यपाल के साथ में भी सलाह करेंगे, और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ में भी सलाह करेंगे हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करने के लिए। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सेकंड जज केस के बारे में, जो कि आया 1993 में। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब हम लोगों ने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में इसमें क्या कहा गया। तो देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेनी पड़ेगी। आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करें तीसरे जज केस की, जो कि आया 1998 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि सरकार को सलाह देंगे जजों की नियुक्ति को लेकर, उस सलाह को देने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजों के साथ में सलाह करनी पड़ेगी। उसी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सरकार को सलाह देंगे। क्लियर, तो ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा 1998 में तीसरे जज केस में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर कही है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर क्या कहा था। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, योग्यताओं की, कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि किसी अमेरिकन को हम क्या बनाएंगे, हाई कोर्ट का जज बनाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। उसको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तभी जाकर वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि उसने भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो, वो किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो, तो ये योग्यता उसके पास में होनी चाहिए, तभी जाकर वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली योग्यता होती थी सुप्रीम कोर्ट के केस में, वो यहाँ पर नहीं होती। जो विशिष्ट विधिवेत्ता, कानून का अच्छा जानकार वाली जो योग्यता होती थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, वो हाई कोर्ट के केस में नहीं होती है। आगे बात करते हैं हाई कोर्ट के जजों के टेन्योर की, कार्यकाल की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 65 साल तक था, ये आपको क्लियर रखना है। आगे बात करें, हाई कोर्ट का जज किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है और अपने पद को खाली कर सकता है। क्लियर, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। आगे बात करें, देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जज को किसी भी समय हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा केवल संसद की सलाह पर करेंगे। और हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में एक प्रॉपर रिमूवल प्रोसेस मेंशन है। तरीका बताया गया है संविधान में कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये जो रिमूवल प्रोसेस है हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने का, ये वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने वाला होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने वाला जो रिमूवल प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में, वो आपको देख लेना है। आगे बात करें, देखिए, हाई कोर्ट के जज का पद खाली हो जाएगा अगर उसकी नियुक्ति हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, या फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे हाई कोर्ट में। क्लियर, तो इन केसेस में भी हाई कोर्ट के जज का पद खाली हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज,
इनको दोनों को हटाने का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो सेम होता है, ये आपको याद रखना है। बात करें शपथ की कि हाई कोर्ट के जज जो हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो गवर्नर के सामने, राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। देखिए अगर किसी भी कारणवश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली हो जाता है तो उस समय प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के अन्य किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त करते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति कौन करते हैं, तो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। क्लियर। आगे बात करें एडिशनल एंड एक्टिंग जज। देखिए एडिशनल एंड एक्टिंग जज इनकी नियुक्ति भी जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं और केवल 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन के बारे में। देखिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हाई कोर्ट कब रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट कब रिट जारी करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए सुप्रीम कोर्ट तब रिट जारी करेगा जब किसी के मूल अधिकार का हनन होगा, जब किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, तब उसके मूल अधिकारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट कब रिट जारी करता है ये आपको याद रखना है। देखिए एक तो हाई कोर्ट तब रिट जारी करेगा जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट करता है, और दूसरा हाई कोर्ट तब भी रिट जारी कर सकता है अगर किसी के किसी लीगल राइट का उल्लंघन होता है। तो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स इन दोनों को लेकर रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रिट जारी करता है। तो इस प्रकार से जो हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है, आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर जाकर भी रिट जारी कर सकता है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो कहाँ तक है, पूरे उत्तर प्रदेश तक, तो वो इससे बाहर जाकर भी रिट जारी कर सकता है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हाई कोर्ट के अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मामलों को लेकर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो देखिए सिविल मैटर्स को लेकर, क्रिमिनल मैटर्स को लेकर, इनको लेकर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि संवैधानिक मामलों को लेकर हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, तो फिर कहाँ की जाएगी, संवैधानिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, आपको याद रखना है, न कि हाई कोर्ट में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2013 में 3 नए हाई कोर्ट्स का गठन किया गया, इनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं, एक है मेघालय हाई कोर्ट, दूसरा है मणिपुर हाई कोर्ट और तीसरा है त्रिपुरा हाई कोर्ट। तो इन तीनों हाई कोर्ट्स का गठन किया गया है 2013 में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के इस मैप पर आपको ध्यान देना है। शुरू में मैंने आपको 6 कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में बताया था, जिनमें से एक था गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्लियर। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कौन कौन से राज्य थे, देखिए एक तो असम ही है, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मिजोरम। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम इन राज्यों तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो 3 राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों राज्यों के अपने अलग हाई कोर्ट्स हैं, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आते। क्लियर। और इन तीनों हाई कोर्ट्स की स्थापना 2013 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको। तो चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। संविधान में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कौन से आर्टिकल्स में, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं,
उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ईमानदारी से, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी 1862। 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। और इन तीनों हाई कोर्ट्स में भी सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो देश का चौथा हाई कोर्ट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1866। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। देखिए, कॉमन हाई कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 231। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 231। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत में वर्तमान में कितने कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में 6 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति सलाह करते हैं किसके साथ में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ऑप्शन बी में गवर्नर के साथ में, ऑप्शन सी इन दोनों के साथ में, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल इन दोनों के साथ में सलाह करते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं होती। तो नहीं के बारे में आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली योग्यता होती है वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी नहीं होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये एक योग्यता होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का जज 65 साल तक अपने पद पर रह सकता है, देखना आपको सही है कि नहीं है। और दूसरा दिया हुआ है कि वह गवर्नर को अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको देखना है। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जज है वो 65 साल तक नहीं बल्कि 62 साल तक अपने पद पर रह सकता है, ये आपको याद रखना है। और हाई कोर्ट का जज जो है वो गवर्नर को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है। देखिए, हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य का राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्लियर। तो ये आपको बताना है। देखिए, हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो है वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट से ज़्यादा होता है। चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाई कोर्ट केवल अपने राज्य के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आपको देखने हैं। देखिए, पहले जो 2 स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं, और बात करें तीसरे स्टेटमेंट की तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है, राइट। और बात करें चौथे स्टेटमेंट की तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर जाकर भी रिट जारी कर सकता है, न कि केवल अपने ही राज्य के लिए, राइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। ऊपर इंग्लिश में है और नीचे यहाँ पर ये हिंदी में है। चलिए सोल्व करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट नहीं है? देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है, ये जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, राइट। जबकि बात करें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की, तो इनके अपने अपने अलग हाई कोर्ट्स हैं जिनकी स्थापना सन 2013 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका वो एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार से हटाया जाता है, उसका क्या रिमूवल प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में, तो वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हाई कोर्ट के जज को संसद में एक प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, और ये प्रस्ताव जो है संसद के दोनों हाउसेस से विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? देखिए हाई कोर्ट के जज हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको हटाने के केवल 2 आधार बताए गए हैं संविधान में, और वो क्या हैं? वो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा मिसकंडक्ट या फिर मिसबिहेवियर, और दूसरा इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर। तो ये 2 ग्राउंड्स आपको याद रखनी है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हाई कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, राइट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी पर आपको ध्यान देना है। ऑप्शन बी में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसी अदालत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं। तो क्या हाई कोर्ट के जज उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा देते हैं? नहीं, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, न कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता, ये आपको बताना है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल की सलाह लेते हैं, और वो सलाह लेते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। क्लियर। राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कौन कर सकता है? हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इनके क्षेत्राधिकार का विस्तार करने का अधिकार जो है वो केवल संसद के पास में है, राइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संसद। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये आपको बताना है। देखिए वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, 25। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय है, ये आपको बताना है। तो इन चारों में से आपको देखना है कि कौन सा नवीनतम है। तो देखिए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों हाई कोर्ट्स की स्थापना जो है वो 1862 में हुई थी, आपको याद रखना है। क्लियर। और बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1866 में हुई थी, आपको याद रखना है। तो इन चारों में जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है, वो अपने त्यागपत्र को किसको संबोधित करेगा, ये आपको बताना है। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट जरूर करनी है, ये बताना है कि इन 20 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड आप इस टॉपिक के कहीं से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आप श्योर रहो कि आप सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है हाई कोर्ट के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो थ्योरी वाले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कमेंट करके आपको बताना है कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।